सर्वोदय अस्पताल की। सबसे पहले डॉक्टर राजू, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो कोविड सेकेंड वेव की बात हो रही है, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है, उसका क्या अंदाजा है सेकेंड वेव को, थर्ड वेव को लेकर के? जी, अभी अपन कई दिनों से सुन रहे हैं कि सेकंड वेव बाद में थर्ड वेव आएगी, लेकिन मैं अभी चिंतित ज्यादा सेकंड वेव को लेके हूँ, क्योंकि जिस प्रकार का कहर इस बार सेकंड वेव ने हमारे हिंदुस्तान के ऊपर डाला है, वो हमारे लिए एक आई ओपनर है। हम लोगों को अब रिलैक्सेशन के मोड में नहीं रहना पड़ेगा, हर समय में हमें टोज पे रहना पड़ेगा एज एन मेडिकल प्रोफेशनल्स। हम लोगों को हर समय में इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि आने वाले शायद 1 से 2 साल तक हमें इसी प्रकार से, जिस प्रकार की अभी लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग स्ट्रिक्टनेस अपने आप को देख रहे हैं कि मास्क पहन रहे हैं, हम लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, हम लोग डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट है उसका, ये तो लॉकडाउन का समय है, हो सकता है थोड़े दिनों बाद सरकार को इसको लंबे समय तक हम लोग नहीं चला पाएंगे, लेकिन हमें अपने जिंदगी में इन सब चीजों को उतारना पड़ेगा। इसी के साथ साथ हम लोगों को वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर बहुत तेजी से ध्यान देना पड़ेगा। और एक सबसे बड़ा जो चीज है कि इस 2 वेव, जब हमारे नंबर ऑफ केसेस हिंदुस्तान में अब कम होते चले जा रहे हैं, साथ ही साथ हमें तीसरे वेव की भी चिंता इसलिए करनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से मिस्टर प्रोफेसर राघवन ने कहा था कुछ दिन पहले कि हो सकता है कि थर्ड वेव जो है वो कुछ समय बाद आए, हालांकि टाइम फ्रेमवर्क अभी हमारे पास भी नहीं है और ना कोई प्रेडिक्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमें जो एसोसिएटेड जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको साथ ही साथ खड़ा करना पड़ेगा और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम तेजी से चलाना पड़ेगा ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाए, ताकि थर्ड वेव आने के पहले अगर हम हमारी मेजोरिटी ऑफ द सोसाइटी के लोगों को वैक्सीनेट कर लें तो हम बहुत से लोगों को बचा सकेंगे थर्ड वेव आने के पहले। बिल्कुल। डॉक्टर मनीषा हमारे साथ लगातार बनी है। डॉक्टर मनीषा, ये जो अब जो नए आंकड़े हम देख रहे हैं जिसमें कि संक्रमित मरीजों की संख्या कहीं कम है उन मरीजों से जो कि ठीक होकर के घर वापस लौट रहे हैं, इसको एक पॉजिटिव ट्रेंड के तौर पर देखा जाए, ये माना जाए कि थर्ड वेव शायद ना आए या डिले हो जाए? देखिए, अभी हम सेकेंड वेव के डेज में ही चल रहे हैं, तो हैव दैट फॉल्स फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी कि हम लोग सेकेंड वेव को टाइड ओवर कर चुके हैं, इट इज टू अर्ली टू से। डेफिनेटली पेशेंट्स ठीक होके घर जा रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, बट हमें अभी सावधानी उसी तरह से बरतनी है, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इन सब पे स्ट्रेस करना है, बिकॉज ऑल्दो सिवियरिटी अभी कंट्रोल में है बट नंबर्स आर स्टिल राइजिंग। एंड हमने जितने भी पैंडेमिक्स के बारे में पढ़ा है उसमें ये है कि हमेशा सेकेंड वेव सबसे ज्यादा खतरनाक होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि और नहीं आएगा। तो चीजें अगर बेटर होती दिख भी रही हैं, पर हमें अपने सेफ्टी गार्ड को कम नहीं करना है। जी डॉक्टर राजू, लेकिन एक नई लक्षण हम लोग देख रहे हैं पिछले तकरीबन 3-4 हफ्तों से, काफी चर्चा में भी है ब्लैक फंगस को लेकर के, और लोगों के बीच में काफी डर इस बात को भी लेकर कि अगर आप कोविड से रिकवर कर भी जाते हैं तो ब्लैक फंगस का शिकार बन सकते हैं। क्या कुछ मरीजों में स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं कि जिनको ब्लैक फंगस हो सकता है? हाँ, इसको बड़ा एक तो पहली बात ये है कि एक नॉन कॉम्प्लिकेशंस है पोस्ट कोविड सिनेरियो में, स्पेशली उन लोगों में जिनमें इम्यूनिटी कम होती है, और इम्यूनिटी जो है कोविड के पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं, इसी कारण से वायरस जो है उन लोगों को इन्फेक्ट करता है। ये अकेला ही कारण नहीं है कि पोस्ट कोविड मरीजों में ही दिखाई देती है, ये बीमारी बहुत बरसों से हमें नोन है, हम लोग कई सालों से इसे देख रहे हैं, परंतु इस बार क्या हुआ कि जो कोविड के पेशेंट से जो हाई स्टेरॉइड थेरेपी पे रहे, जिन्होंने अपना इलाज लंबे लंबे समय तक अस्पताल में कराया, उन सभी लोगों में से, और हमारे यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट्स का नंबर भी बहुत ज्यादा है, तो उन सब चीजों को दोनों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो इसको देखने के कारण से हमें ऐसा लगता है कि जो पॉकेट्स में, स्पेशली हिंदुस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, हमें बहुत सारे मरीज इस बार जो है ब्लैक फंगस के दिखाई देते हैं। ब्लैक फंगस जो है ये अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो इसको अगर हम मेडिकली मैनेज करते हैं तो उसके रिजल्ट ठीक रहते हैं, परंतु अगर ये एडवांस स्टेज में चला जाए, जैसे कि नॉर्मली आप कई दिनों से आप लोग खुद टीवी पे ये बात चला रहे हैं कि आंख का लाल होना या फेस पे किसी प्रकार की स्वेलिंग का होना, नाक के अंदर, पोस्ट कोविड सिनेरियो में जब इम्यूनिटी कम होती है उस समय में अगर व्यक्ति के विजन को कोई तकलीफ हो रही है, उसको देखने में तकलीफ हो रही है, आंखों के इर्द गिर्द कोई सूजन है, कहीं पे फेस के इर्द गिर्द कोई काला धब्बा है नाक पे या किसी और प्रकार से, या उसको हेडेक हो रहा है, इन सब सिम्टम्स के कारण नॉर्मली ये सारे मरीजों को जितना जल्दी हो सके, और जिनको स्पेशली डायबिटीज है, जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, जो हाई स्टेरॉइड थेरेपी पे रह चुके हैं,
जिन्होंने अपना कोई पहले हम लोग ये ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स में बहुत कॉमनली देखा करते थे ये इस प्रकार की फंगस, लेकिन इसको हम एक दूसरे एंगल से भी देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक प्रकार का इस प्रकार का फंगस है कि ये अपॉर्चुनिस्ट टाइप का फंगस है, जिसमें जब कभी हमारे शरीर की किसी भी कारण से इम्यूनिटी कम होती है तो ये फंगस जो है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुतायत में पाया जाता है, इसके पोर जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नाक के द्वारा हमारे नाक में चला जाता है और उसके बाद ये नाक से आंख और आंख के बाद में कई बार ब्रेन में भी चला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मरीजेस हम लोग देख रहे हैं और अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। और उसके बाद अगर ये बीमारी बढ़ जाती है, बहुत जाती है, तो इसके बहुत लीथल कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये हमारी मेडिकल टर्म में हम इसको कहते हैं, इसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मनीषा, एक कोविड के नए प्रोटोकॉल की बात करते हैं, जहां भी कहा गया कि प्लाज्मा थेरेपी को जो प्रोटोकॉल से निकाल दिया गया, इसके पीछे की वजह क्या? क्योंकि अभी तक हमने देखा कि बड़ी संख्या ऐसी थी डॉक्टर्स की भी और लोगों की भी जो कि प्रेफर कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी को। हम एक ऑलरेडी पेशेंट जो रिकवर हो चुका है, जिसके बॉडी में एंटीबॉडीज उस बीमारी से लड़ने के लिए ऑलरेडी बन चुके हैं, हम जो पेशेंट सिक है उनके अंदर वो डाल देते हैं ताकि उनकी बॉडी जब तक प्रिपेयर हो उससे पहले ही हम बीमारी से लड़ने की शक्ति उनमें दें। बट अभी काफी टाइम हो गया है, हम इतने नंबर्स पे ट्रायल कर चुके हैं और हमने ये देखा है कि इसके आउटकम बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। डेफिनेटली ब्लड एलर्जीज या प्लाज्मा से जो भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं उनको आउटवे नहीं कर पा रहा है इसका बेनिफिट। हम जितने भी पेशेंट्स को जिस डे पे डिसाइड करते हैं प्लाज्मा देने का, उस स्टेज पे हमारे आउटकम प्लाज्मा देने से इम्प्रूव नहीं हो रहे हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने प्लाज्मा को अब थेरेपी के बीच में से निकाल दिया है रिकमेंडेशंस में। जी ठीक है, लेकिन डॉक्टर मनीषा, जो स्टेरॉइड की बात होती है, स्टेरॉइड के बारे में जैसा कि डॉक्टर राजू ने भी कहा कि स्टेरॉइड को लिमिटेड मात्रा में लिया जाना चाहिए ताकि आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। क्या मरीज भी इस बात को लेकर कोई ध्यान रख सकता है? तो देखिए, जो अभी हमने 1 साल में इवॉल्व हुए हैं उसमें ये है कि जो कोविड की ट्रीटमेंट है वो स्टेज थेरेपी है। स्टेज थेरेपी मतलब ये नहीं कि आपको कोविड हुआ, आपने फर्स्ट डे से स्टेरॉइड लेना शुरू कर दिया या होम आइसोलेशन में आप खुद से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली जो 2-3 ड्रग्स जो एक्चुअली ट्रायल्स में और स्टडी में यूजफुल पाई गई हैं जो कोविड के अगेंस्ट है, उसमें स्टेरॉइड डेफिनेटली ड्रग ऑफ चॉइस है। बट माइल्ड केसेस में या माइल्ड टू मॉडरेट केसेस में जिसमें ऑक्सीजन लेवल्स फॉल नहीं करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग नहीं है, सांस नहीं है, उन केसेस में स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है। तो उस केसेस में स्टेरॉइड का यूज एक्सप्लॉयटेशन है। तो हमें एक तो हमेशा पेशेंट सिलेक्शन जरूरी है कि हमें स्टेरॉइड कब शुरू करने हैं। सेकेंड होता है किस डोज में शुरू करने हैं, क्योंकि स्टेरॉइड से ऑलरेडी शुगर लेवल्स बढ़ते हैं। तो जो लोग डायबिटिक हैं, जो ऑलरेडी जिनकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, अगर हम उनको स्टेरॉइड देते हैं तो एक तो उससे शुगर लेवल्स अनकंट्रोल हो जाते हैं। दूसरा, स्टेरॉइड इज द बेस्ट मेडिसिन विद द मैक्सिमम साइड इफेक्ट। तो शुगर बढ़ती है, इम्यूनिटी कम होती है और बाकी इन्फेक्शन, जिसमें से एक म्यूकोर अपडेट हमारे सामने आ रहा है, बाकी भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन इससे बढ़ते हैं। So yes, steroids are the treatment of choice, but then in safe hands at the right time and in safe doses. ठीक है डॉक्टर, बस ये बताइए जरा कि जो ब्लैक फंगस के लक्षण की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से मुख्य लक्षण ऐसे होते हैं जिनको कि मरीज अगर घर पहुंच चुका है ठीक होने के बाद, तो वहां पर मरीज खुद या फिर उसके परिजन पहचान सकें कि हाँ ये लक्षण शुरू हो चुके हैं? इसमें जैसे कि अपन बात कर रहे थे, इसमें वापस से घर में पहुंचने के बाद वापस नेजल ब्लॉक होना, फेस के इर्द गिर्द किसी प्रकार की स्वेलिंग होना, रेडनेस होना, आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग होना, जैसे मैंने बताया पहले भी कि आंखों को किसी प्रकार से देखने में किसी प्रकार की तकलीफ का होना या आंखों में एक्सक्रूसिएटिंग बहुत सीवियर पेन का होना, ये सारे प्रिलिमिनरी सिम्टम्स हैं। इसी के साथ साथ अगर कभी ब्रेन में इन्वॉल्वमेंट होता है तो मरीज को चक्कर का आना एक साइड का हो सकता है। कई बार बहुत मरीजों को हमने ये भी देखा है कि जो है वो पैरालिसिस भी हो जाता है। इसी के साथ साथ ओरल कैविटी के रूट के थ्रू भी कई बार ये हमारे जो है नाक और आंख में चला जाता है। किसी व्यक्ति को अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है और उसका दांत हिल रहा है, दांत में सीवियर पेन होने लगता है, उसमें किसी प्रकार का कोई पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो इन मरीजों को जो कि डायबिटिक है विद ओरल कैविटी इन्फेक्शन, इन लोगों को तुरंत अपना अटेंशन अपने डेंटिस्ट से मिलकर करवाना चाहिए। क्योंकि मैंने ऐसे भी मरीज देखे हैं
जिसमें ओरल रूट में भी जो है दांत के जरिए ये मरीज जो है फंगस ये जो है आंख में पहुंच गया और आंख से ब्रेन में पहुंच गया। तो सारे सिम्टम्स पॉसिबल है। हाँ, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट कई बार ऐसा भी होता है कि ये फंगस चेस्ट में भी इन्वॉल्व कर जाता है। वो हालांकि बहुत ही रेयर है, लेकिन ये 4 पॉसिबिलिटीज बहुत कॉमन है, नाक, आंख और ब्रेन और मुंह, उसके अलावा चेस्ट। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर मनीषा, क्या ब्लैक फंगस से कोई प्रिकॉशन लिया जा सकता है ताकि ऐसी नौबत ना आए? सर देखिए, अभी लास्ट थोड़े से दिनों से जो ब्लैक फंगस को लेके एक पैनिक क्रिएट हुआ है। सो आई हैव सीन माय पेशेंट जो नॉर्मल भी हैं, वो घर आने के बाद अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर कि उनको ब्लैक फंगस नहीं है, या वो अननेसेसरी सीटी या एमआरआई करा रहे हैं ये देखने के लिए कि कहीं उनको ब्लैक फंगस तो नहीं। तो अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन से कुछ नहीं मिलेगा। हमें पैनिक नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ उसके सिम्टम्स के लिए अवेयर होना है। जैसे अभी सर ने बताया कि हाँ, अगर हमें फेशियल रिलेटेड कोई सिम्टम्स है, आई के कोई सिम्टम्स है, दांत में दर्द है, ब्लैक पैचेस है, अगर ये सब चीजें हैं तो यस, हमें अलार्म रेज करना है, डॉक्टर के पास जाना, इन्वेस्टिगेट कराना। अब ब्लैक फंगस ना हो इसके लिए बेसिक प्रिकॉशन यही है, जैसे हमने बताया कि नॉर्मली डायबिटिक पेशेंट्स में हो रही है या जो पेशेंट्स ऑलरेडी स्टेरॉइड से हैं उनमें हो रही है। तो हमें अपने डायबिटिक लेवल्स को बेटर कंट्रोल करना है मेडिसिन से। हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। जब हम ऑक्सीजन यूज करते हैं उसमें भी ऑक्सीजन के जो पाइप है या जो वो पानी है, जो फिल्टर वाटर्स हम यूज करते हैं, उसको हमें रेगुलर बेसिस पे क्लीन करके चेंज करते रहना है ताकि वहां पे कोई भी इन्फेक्शन ग्रो ना करे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजू और डॉक्टर मनीषा आपका हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।